नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या किसी देश की आबादी उसकी ताकत है या बोझ? अक्सर हम सुनते हैं कि बड़ी जनसंख्या मतलब चुनौती, पर क्या यही जनसंख्या देश की सबसे बड़ी संपत्ति भी बन सकती है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है अर्थशास्त्र और समाज के लिहाज से। हमारे पास जो स्रोत है वो मुख्य रूप से कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है। अध्याय का नाम है लोग संसाधन के रूप में या पीपल एज रिसोर्स। हाँ, और ये कंसेप्ट सिर्फ स्कूली स्तर का नहीं है। यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में इससे जुड़े फैक्ट्स आ सकते हैं और मेंस में तो ये एनालिसिस का एक अहम हिस्सा है। सही। तो ये नजरिया है क्या? कैसे लोग बोझ से संपत्ति बन जाते हैं? देखिए, पारंपरिक सोच थी कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा जरूरतें, ज्यादा खाने वाले पेट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम इन लोगों में निवेश करें, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, उनके कौशल में, तो यही लोग मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। मानव पूंजी, ये भौतिक पूंजी जैसे मशीन या फैक्ट्री से अलग है। हाँ, और कई मायनों में ज्यादा महत्वपूर्ण भी। हम इसी पर बात करेंगे। अच्छा, तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। समझते हैं कि ये लोग संसाधन के रूप में का असल मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है कि हम देश की कामकाजी आबादी को उनकी उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के नजरिए से देखें। ये सोच इस बात पर जोर देती है कि लोग देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी को बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है। तो ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जहां ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा समस्याएं, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव। बिल्कुल, वो एक तरह से नकारात्मक सोच थी। ये एक संभावना वाली सोच है। ये मानती है कि आबादी एक पोटेंशियल एसेट है। और इस संपत्ति को और बेहतर बनाया जा सकता है निवेश से। हाँ, जब हम मौजूदा मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए निवेश करते हैं तो उसे कहते हैं मानव पूंजी निर्माण, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी फैक्ट्री में नई मशीन लगाते हैं ताकि उत्पादन बढ़े। मानव पूंजी निर्माण भी देश की कुल उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। और इस निवेश का फायदा भी मिलता होगा, मतलब रिटर्न? बिल्कुल मिलता है। जैसे आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो मुनाफा कमाते हैं, वैसे ही शिक्षा, ट्रेनिंग, स्वास्थ्य देखभाल में निवेश का भी रिटर्न मिलता है। सीधा सा है, ज्यादा पढ़े लिखे या बेहतर हुनर वाले लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो उनकी आय भी ज्यादा होती है। और स्वस्थ लोग? जाहिर है, स्वस्थ लोग भी ज्यादा काम कर पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं, उनकी उत्पादकता भी ज्यादा होती है। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि मानव पूंजी बाकी संसाधनों जैसे जमीन या मशीनरी से भी बेहतर है। ये कैसे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोचिए, क्या जमीन अपने आप कुछ पैदा कर सकती है या मशीन खुद चल सकती है? नहीं, उन्हें चलाने के लिए तो इंसान चाहिए। बिल्कुल, मानव संसाधन ही है जो भूमि और पूंजी को इस्तेमाल करके उपयोगी बनाता है। जमीन और पूंजी अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। भारत में तो देखिए, कई दशकों तक ये सोच हावी रही कि बड़ी आबादी एक देनदारी है, एक बोझ है। लेकिन ये कंसेप्ट साफ करता है कि सही निवेश से इसी आबादी को देश की सबसे बड़ी उत्पादक संपत्ति बनाया जा सकता है। ये यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 यानी इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही अहम कंसेप्ट है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए स्रोत में दो दोस्तों की कहानी दी है, सकल और विलास। हाँ, दोनों एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल 12 साल का था। उसके माँ बाप पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उसे पढ़ाना चाहते थे। वो स्कूल गया, फिर कॉलेज भी। उसके पिता ने कर्ज लेकर उसे कंप्यूटर का कोर्स भी करवाया था, है ना? हाँ, क्योंकि सकल पढ़ने में अच्छा था, उसकी रुचि थी। कोर्स पूरा किया तो उसे एक प्राइवेट फर्म में अच्छी नौकरी मिल गई। इतना ही नहीं, उसने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ और उसे प्रमोशन मिला। और दूसरी तरफ था विलास, 11 साल का। उसके पिता मछुआरे थे जो गुजर गए जब वो छोटा था। उसकी माँ मछली बेचकर जैसे तैसे घर चलाती थी। रोज के शायद 150 रुपए कमा पाती थी। विलास को गठिया भी हो गया था। हाँ, और माँ के पास इलाज के पैसे नहीं थे। वो स्कूल भी नहीं जा पाया, ना ही उसकी कोई दिलचस्पी थी पढ़ाई में। वो बस माँ की मदद करता था। फिर माँ बीमार पड़ी तो उसे ही मछली बेचनी पड़ी। और वो भी अपनी माँ की तरह ही बहुत कम कमा पाता रहा। एक तरह से उसी गरीबी में फंसा रह गया। ये दोनों कहानियां तो एकदम आईने की तरह साफ दिखाती हैं फर्क।
बिल्कुल साफ दिखता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में किया गया निवेश किसी व्यक्ति की जिंदगी, उसकी उत्पादकता और आखिर में देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालता है। सकल की शिक्षा ने उसके काम की क्वालिटी बेहतर की, उसकी कुल उत्पादकता बढ़ी। और उसने अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दिया। हाँ, और विलास, उसके मामले में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने उसे कम आमदनी वाले अकुशल काम तक ही सीमित कर दिया। वो एक दुष्चक्र में फंस गया। ये दुष्चक्र और गुणवत्ता चक्र की बात भी स्रोत में है। ये क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत का महत्व समझते हैं। वो उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, निवेश करते हैं। इससे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं और फिर वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बेहतर करते हैं। ये एक अच्छा चक्र बन जाता है, वर्चुअस साइकिल। और इसके उलट जो माँ बाप खुद अशिक्षित हैं या साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में कम जानते हैं, वो न चाहते हुए भी अपने बच्चों को उसी वंचित स्थिति में डाल सकते हैं। इससे एक बुरा चक्र या विशिष्ट साइकिल बन जाता है। ये सामाजिक असमानता को और बढ़ाता है। ये जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या दुनिया में ऐसे देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने मानव पूंजी पर निवेश करके वाकई तरक्की की हो? हाँ, बिल्कुल। स्रोत जापान का उदाहरण देते हैं। देखिए, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। हाँ, ये तो है। पर उन्होंने अपने लोगों पर, खासकर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जबरदस्त निवेश किया और नतीजा, आज वो दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों में से हैं। उनके पढ़े लिखे, स्वस्थ और कुशल लोगों ने ही टेक्नोलॉजी बनाई, बाकी संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। बहुत अहम बात है ये। चलिए अब ये देखते हैं कि लोग किन किन तरह के कामों में लगे होते हैं। स्रोत इन्हें 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। हाँ, आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए इन्हें 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सब काम आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना, जंगल से जुड़े काम, खनन यानी माइनिंग वगैरह। अच्छा, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मुख्य रूप से विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग आता है, मतलब कच्चे माल से चीजें बनाना, जैसे कपड़ा मिल, कार फैक्ट्री, ये सब। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, टर्जरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बहुत कुछ आता है, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और दूसरी कई तरह की सेवाएं। और ये सभी गतिविधियां चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। हाँ, क्योंकि ये सब वस्तुएं या सेवाएं पैदा करती हैं और देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में कुछ न कुछ मूल्य जोड़ती हैं। इन आर्थिक गतिविधियों को भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। वो क्या है? एक है बाजार गतिविधियां, मार्केट एक्टिविटीज। ये वो काम हैं जिनके लिए आपको भुगतान मिलता है, वेतन या मुनाफा, जैसे कोई नौकरी कर रहा है या कोई अपना बिजनेस चला रहा है या सरकारी सेवा में है। और दूसरा है गैर बाजार गतिविधियां, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ये वो काम हैं जो खुद के इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं, बेचने के लिए नहीं। जैसे कोई किसान अपने परिवार के खाने भर के लिए अनाज उगाए या कोई अपने घर के इस्तेमाल के लिए ही कोई चीज बना ले। सकल और विलास की कहानी में भी इसका जिक्र था। सकल की माँ घर का काम करती थी, जो गैर बाजार गतिविधि थी। हाँ, क्योंकि उन्हें उस काम का कोई पैसा नहीं मिलता था, जबकि विलास की माँ मछली बेचकर पैसे कमाती थी, तो वो बाजार गतिविधि थी। यहाँ एक बहुत जरूरी मुद्दा उठता है, महिलाओं के काम का मूल्यांकन। बिल्कुल। स्रोत इस पर ध्यान दिलाते हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से घरों में अक्सर काम का बंटवारा होता है। महिलाएं आमतौर पर घर के काम देखती हैं, पुरुष बाहर के। और जो घरेलू काम महिलाएं करती हैं, खाना बनाना, सफाई, बच्चों बूढ़ों की देखभाल, उसे राष्ट्रीय आय में गिना ही नहीं जाता। उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं आंका जाता। लेकिन जब महिलाएं बाहर काम करती हैं, श्रम बाजार में आती हैं, तब उनकी कमाई पुरुषों की ही तरह उनकी शिक्षा और उनके हुनर पर निर्भर करती है। पर क्या उन्हें बराबर वेतन मिलता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि अक्सर ऐसा नहीं होता, खासकर अगर महिलाओं की शिक्षा कम है या उनके पास कोई विशेष हुनर नहीं है, तो उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। ये समस्या असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और भी ज्यादा है। वहां न तो नौकरी की सुरक्षा होती है, न ही मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव या बच्चों की देखभाल, क्रैश जैसी सामाजिक सुरक्षा मिलती है।
ये लैंगिक भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन क्या हमेशा ही कम मिलता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि जहां महिलाएं उच्च शिक्षित हैं, कुशल हैं, वहां उन्हें पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में जैसे टीचिंग या डॉक्टरी महिलाएं काफी अच्छा कर रही हैं। हाँ, और कुछ महिलाएं तो प्रशासनिक सेवाओं और हाईटेक नौकरियों में भी जा रही हैं। बिल्कुल, जहां उच्च स्तर की वैज्ञानिक या तकनीकी योग्यता चाहिए, वहां भी महिलाएं अपनी जगह बना रही हैं। चलिए अब आते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता पर। इसका क्या मतलब है? जनसंख्या की गुणवत्ता का मतलब है कि देश के लोग कितने सक्षम हैं। इसे मापने के मुख्य पैमाने हैं साक्षरता दर, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, स्वास्थ्य का स्तर, जिसे अक्सर जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापा जाता है, और लोगों ने कितना हुनर या कौशल हासिल किया है। और ये गुणवत्ता जरूरी क्यों है? क्योंकि एक पढ़ी लिखी और स्वस्थ आबादी ही देश की असली संपत्ति है, बोझ नहीं, संपत्ति। यही लोग देश की विकास दर को तय करते हैं। पहले शिक्षा की बात करते हैं। सकल की कहानी ने तो इसका महत्व दिखाई दिया था। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है। ये व्यक्ति के लिए नए दरवाजे खुलती है, उसे दुनिया को समझने का नजरिया देती है, जीवन के मूल्यों का विकास करती है। और समाज के स्तर पर देखें तो इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, सांस्कृतिक समृद्धि आती है और सरकार का कामकाज भी बेहतर होता है। सरकार ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या किया है? स्रोत कुछ आंकड़े देते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि सरकार की कोशिश रही है कि सबको शुरुआती शिक्षा मिले, यूनिवर्सल एक्सेस, बच्चे बीच में स्कूल ना छोड़ें, रिटेंशन, और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरे। लड़कियों की शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल भी खोले गए हैं। हाँ, वो गति निर्धारक स्कूल हैं। साथ ही व्यावसायिक धाराएं, वोकेशनल स्ट्रीम्स भी शुरू की गई हैं, ताकि स्कूली स्तर पर ही बच्चे कुछ रोजगार से जुड़ा हुनर सीख सकें। शिक्षा पर सरकारी खर्च कितना बड़ा है? ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। हाँ, जरूर। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर खर्च सिर्फ 151 करोड़ रुपए था। 2020-21 के बजट अनुमान बीई में ये बढ़कर 99,300 करोड़ रुपए हो गया। अगर इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो 1951-52 में ये सिर्फ 0.64% था, जो 2019-20 बीई में बढ़कर 3% हो गया। 3.1%। लेकिन स्रोत ये भी कह रहे हैं कि ये पिछले कुछ सालों से लगभग 3% पर ही अटका हुआ है। हाँ, और 2020-21 बीई में तो ये थोड़ा घटकर 2.8% रह गया था। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। और साक्षरता दर, उसमें कितना सुधार हुआ है? काफी सुधार हुआ है। 1951 में सिर्फ 18% लोग साक्षर थे। 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 85% हो गया। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ भी कुछ असमानताएं हैं। पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से अब भी करीब 16.1% ज्यादा है, और शहरी इलाकों में साक्षरता ग्रामीण इलाकों से करीब 14.2% ज्यादा है। राज्यों में भी फर्क होगा? बहुत ज्यादा। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो केरल में साक्षरता 94% थी, जबकि बिहार में सिर्फ 62%। ये क्षेत्रीय असमानता एक बड़ी चुनौती है जिस पर मेंस में सवाल बन सकता है। स्कूलों की संख्या तो बहुत बड़ी है, पर क्या गुणवत्ता और बच्चों का स्कूल में टिके रहना, ये समस्याएं अभी भी हैं? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। स्कूलों की संख्या बड़ी है। 2019-20 में करीब 7.78 लाख प्राथमिक स्कूल थे, लेकिन कई स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। हाई ड्रॉप आउट रेट्स। इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? हाँ, समग्र शिक्षा जैसी योजना है जो प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक सबको अच्छी और समावेशी शिक्षा देने पर केंद्रित है। और मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम तो है ही, जो न सिर्फ बच्चों को पोषण देती है बल्कि स्कूलों में उनकी हाजिरी बढ़ाने और उन्हें रोके रखने में भी मदद करती है। ये योजनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन का क्या हाल है? 18 से 23 साल की उम्र के युवाओं का उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात, जिसे GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, वो 2020-21 में 27% था। सरकार की क्या रणनीति है इसे बढ़ाने के लिए? रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उच्च शिक्षा तक पहुंचे, एक्सेस, पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरे, क्वालिटी, राज्यों की जरूरत के हिसाब से कोर्स बने, पढ़ाई को रोजगार से जोड़ा जाए, वोकेशनलाइजेशन, और सूचना प्रौद्योगिकी IT का इस्तेमाल बढ़े। स्रोत में एक तालिका टेबल 2.1 भी दी गई है जो दिखाती है कि 1951 से अब तक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, छात्रों और शिक्षकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता के दूसरे अहम पहलू की, स्वास्थ्य। ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, स्वास्थ्य ही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है, बीमारियों से लड़ सकता है। कोई भी फर्म या कंपनी क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना चाहेगी जो अक्सर बीमार रहता हो?
उसकी उत्पादकता कम होगी। सही बात है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है? स्रोत बताते हैं कि पिछले 50 सालों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा ढांचा खड़ा किया है। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही डॉक्टर, नर्स जैसे जरूरी लोग, मैन पावर भी तैयार किए हैं। सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पोषण सेवाएं सभी तक आसानी से पहुंचें, खासकर समाज के वंचित तबकों तक। इन कोशिशों का नतीजा क्या रहा? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर जैसे संकेतकों पर कुछ असर पड़ा है? हाँ, असर तो साफ दिखता है। 2021 में औसत जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 67.2 साल से ज्यादा हो गई और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR में तो बहुत कमी आई है। IMR क्या होता है? ये होता है पैदा होने वाले हर 1000 जिंदा बच्चों में से 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। 1951 में ये 147 थी, जो 2020 में घटकर सिर्फ 28 रह गई है। ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। वाह, ये तो वाकई बड़ा सुधार है। हाँ, इसी तरह जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट और मृत्यु दर, डेथ रेट भी काफी कम हुई हैं। ये सभी आंकड़े दिखाते हैं कि देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और ये भविष्य की प्रगति के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन क्या चुनौतियां खत्म हो गई हैं? क्या सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, चुनौतियां अभी भी हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि भारत में आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं हैं। पूरे देश में स्रोत के अनुसार सिर्फ 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। और ये भी शायद कुछ ही राज्यों में ज्यादा होंगे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कुछ गिने चुने राज्यों में ही हैं। स्रोत में एक और तालिका टेबल 2.2 है, जो स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे जैसे उपकेंद्र, PHC, CHC, अस्पताल के बिस्तर, डॉक्टर, नर्सें में हुई बढ़ोतरी दिखाती है। संख्या बढ़ी तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बढ़ती आबादी की जरूरतों के हिसाब से काफी है? इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये मुद्दे मेंस के GS पेपर 2 हेल्थ के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। अब एक और बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे पर आते हैं, बेरोजगारी। ये है क्या असल में? सीधी सी परिभाषा है, बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोग जो काम करने के इच्छुक हैं और जो मौजूदा मजदूरी दर चल रही है उस पर काम करने को तैयार भी हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसमें उम्र का भी ध्यान रखा जाता है? हाँ, आमतौर पर कामकाजी उम्र, वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59 साल मानी जाती है। तो जैसे सकल की माँ थी जो घर का काम करती थी और बाहर काम नहीं करना चाहती थी, उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे। या उसके छोटे भाई बहन जो इस उम्र वर्ग में नहीं थे, वो भी बेरोजगार नहीं गिने जाएंगे। भारत में किस तरह की बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है? क्या गांव और शहर में ये अलग अलग है? हाँ, बेरोजगारी तो दोनों जगह है जी। लेकिन उसकी प्रकृति, उसका रूप थोड़ा अलग है। गांव में 2 तरह की बेरोजगारी आम है। एक है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है? ये तब होती है जब लोगों को साल के कुछ खास महीनों में ही काम मिलता है, बाकी समय वो खाली रहते हैं। ये खासकर खेती में होता है, जैसे बुआई और कटाई के समय तो काम होता है, पर बीच के महीनों में काम कम हो जाता है। अच्छा, और दूसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ी छिपी हुई होती है, इसलिए इसे प्रच्छन्न कहते हैं। छिपी हुई मतलब लोग काम करते हुए तो दिखते हैं पर असल में उनकी जरूरत नहीं होती। उत्पादन में उनका योगदान लगभग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए किसी खेत पर 5 लोगों की जरूरत है पर घर के 8 लोग उसी खेत पर काम कर रहे हैं। वो जो अतिरिक्त 3 लोग हैं, अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो भी खेत की पैदावार कम नहीं होगी। वो 3 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। ये कॉन्सेप्ट कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था GS पेपर 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हुई गांव की बात। शहरों में कैसी बेरोजगारी है? शहरों में जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है वो है शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं? हाँ, मैट्रिक पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। स्रोत एक विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ कुछ तरह के पढ़े लिखे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, मैन पावर सरप्लस, तो दूसरी तरफ कई उद्योगों को सही हुनर वाले लोग मिल ही नहीं रहे, मैन पावर शॉर्टेज। यहाँ तक कि तकनीकी डिग्री वाले भी। हाँ, तकनीकी रूप से योग्य लोग भी बेरोजगार हैं, जबकि अर्थव्यवस्था को तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स की सख्त जरूरत है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली और बाजार की जरूरतों के बीच एक बड़े गैप को दिखाता है। बेरोजगारी का असर क्या होता है
लोगों पर, समाज पर, अर्थव्यवस्था पर? असर बहुत गहरा और बहुआयामी होता है। सबसे पहला तो ये है कि हमारे सबसे कीमती संसाधन, मानव संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग देश की तरक्की में योगदान दे सकते थे, वो एक तरह से बोझ बन जाते हैं। युवाओं में निराशा, हताशा फैलती है। लोगों के पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। और पढ़े लिखे लोगों का बेकार बैठना तो और भी बुरा लगता होगा। हाँ, वो एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है, सोशल वेस्ट है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या बोझ पड़ता है? बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था पर बोझ, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो लोग काम नहीं कर रहे, उनकी जरूरतें भी तो कामकाजी आबादी को ही पूरी करनी पड़ती हैं। निर्भरता बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। जब गुजारा ही मुश्किल से हो रहा हो, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान कैसे जाएगा? बिल्कुल, परिवारों को सिर्फ पेट भरने की चिंता रहती है तो स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ सकती है, बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के विकास को धीमा करती है और ये एक बीमार या सुस्त अर्थव्यवस्था, डिप्रेस्ड इकोनॉमी का संकेत है। ये सारे प्रभाव मेंस के उत्तर लिखते समय बहुत काम आते हैं। स्रोत एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि भारत में आंकड़ों में बेरोजगारी दर अक्सर कम दिखती है। ऐसा क्यों है भाई? ये एक अहम नुक्ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे कामों में लगे हैं जहाँ आमदनी बहुत कम है और उत्पादकता भी नाम मात्र की है। लेकिन क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें आंकड़ों में नियोजित मान लिया जाता है। वो अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे होते हैं। हाँ, और कमाई भी इतनी कम होती है कि गुजारा मुश्किल होता है। पर क्योंकि गरीब लोग ज्यादा दिन खाली नहीं बैठ सकते, वो जो भी काम मिलता है कर लेते हैं। इससे आंकड़ों में बेरोजगारी कम दिखती है, पर असलियत में स्थिति गंभीर हो सकती है। भारत में रोजगार का ढांचा कैसा है? मतलब ज्यादातर लोग किस तरह के काम करते हैं? स्रोत बताते हैं कि रोजगार संरचना की एक बड़ी विशेषता है प्राथमिक क्षेत्र, खासकर खेती में स्वरोजगार का दबदबा। और जैसा हमने पहले बात की, खेती में प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी है। गांव में अक्सर पूरा परिवार मिलकर खेती करता है और जो भी उपज होती है उसे आपस में बांट लेता है। इससे बेरोजगारी की जो सीधी मार होती है वो थोड़ी कम महसूस होती है, भले ही गरीबी बनी रहे। और फिर लोग गांवों से शहरों की तरफ भी जाते हैं काम की तलाश में। हाँ, धीरे धीरे खेती पर जो अतिरिक्त बोझ है वो श्रम शहरों की ओर पलायन करता है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में नौकरियों की तलाश में। तो क्या खेती पर निर्भरता कम हो रही है? लोग दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं? हाँ, खेती आज भी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन हाल के सालों में इस पर निर्भरता कुछ कम हुई है। खेती से निकला कुछ अतिरिक्त श्रम द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, खासकर छोटे उद्योगों में जो ज्यादा लोगों को काम देते हैं। और सेवा क्षेत्र में? हाँ, काफी लोग तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में भी जा रहे हैं। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी जैसी कई नई सेवाएं तेजी से उभर रही हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं। स्रोत के आखिर में एक बड़ी अच्छी उम्मीद जगाने वाली कहानी है, एक गांव की। हाँ, वो कहानी दिखाती है कि अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो मानव पूंजी कैसे पूरे समुदाय की तस्वीर बदल सकती है। एक गांव था जहां ज्यादातर परिवार बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। फिर एक परिवार ने अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज भेजा। हाँ, हिम्मत करके भेजा। वो लड़का एग्रो इंजीनियर बनकर लौटा। उसने एक बेहतर किस्म का हल डिजाइन किया जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ गई और गांव में एक नई नौकरी पैदा हो गई एग्रो इंजीनियर की। बिल्कुल। इस सफलता से गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिली। पंचायत ने मदद की, गांव में एक स्कूल खोला गया, एक टीचर आया, बच्चे स्कूल जाने लगे। फिर एक परिवार ने अपनी बेटी को सिलाई सिखाई और वो गांव की दर्जी बन गई, एक और नई नौकरी। हाँ, और इसका असर देखिए, अब किसानों को कपड़े सिलवाने दूर शहर नहीं जाना पड़ता था। उनका समय बचा तो वो खेतों में ज्यादा मेहनत करने लगे, पैदावार और बढ़ गई। गांव में खुशहाली आने लगी। हाँ, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज बाजार में बेचने लगे। धीरे धीरे वो गांव जहां पहले कोई खास नौकरी के मौके नहीं थे, वहां टीचर, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और भी कई तरह के काम करने वाले लोग हो गए। ये कहानी तो बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि मानव पूंजी का स्तर बढ़ने से, यानी शिक्षा और हुनर आने से, कैसे एक साधारण सा गांव भी एक विकसित जगह बन सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि निवेश सही जगह हो तो बदलाव संभव है। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि लोग संसाधन के रूप में ये सिर्फ एक किताबी जुमला नहीं है, बल्कि किसी भी देश के विकास की धुरी है, उसकी चाबी है। एकदम सही।
हमने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदेमंद है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न पीढ़ियों तक मिलता है। सकल और विलास की कहानी हो, बेरोजगारी के अलग अलग रूप हों, या उस गांव की प्रेरणा देने वाली कहानी। हाँ, ये सब मानव पूंजी के महत्व को ही उजागर करते हैं। और ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हों या नीति बनाने वाले, मानव पूंजी निर्माण को और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि आंकड़े हमें प्रगति तो दिखाते हैं, जैसे साक्षरता दर बढ़ी, शिशु मृत्यु दर कम हुई, जीआर बढ़ा, लेकिन वो ये भी चीख कर बताते हैं कि अभी कितना काम बाकी है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना, क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना, गांव शहर का फर्क कम करना, और खास तौर पर महिलाओं के लिए अवसरों को और बेहतर बनाना। बिल्कुल। और बेरोजगारी, खासकर पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए बहुआयामी समाधान खोजने होंगे। ये सभी मुद्दे यूपीएससी और बीपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि किसी खास इलाके या समुदाय के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा ऐसा कौन सा मानव पूंजी निवेश हो सकता है जिसके बारे में शायद कम बात होती हो, लेकिन जो बहुत असरदार साबित हो सकता है। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।